आपको क्या लगता है ये अकेले लड़ने का फैसला या गठबंधन नहीं करेंगे, ये इस तरह की जो बात है ये क्या काशीराम की उस फिलॉसफी से मेल खाती है जो 1984 में उन्होंने बीएसपी को बनाने के बाद कही थी? मुझे तो याद पड़ता है कि वो कहते थे कि जीतने के लिए मौके के मुताबिक परिस्थितियों को आंकना चाहिए। आपको क्या लगता है कि मायावती का ये फैसला कितना सही है और काशीराम की फिलॉसफी इस पर क्या कहती थी अगर वो होते तो? शुक्रिया नीरज जी। बिल्कुल ठीक आपने याद दिलाया। इतिहास तो ये भी कहता है कि मान्यवर कांशीराम कई पार्टियों से गठबंधन करते थे, इवन जिनके वैचारिक और दार्शनिक स्तर पर बिल्कुल विपरीत थे उनसे भी गठबंधन करते थे। और बाद में जब सवाल पूछा जाता था कि आपने गठबंधन किया और उनसे किया जिनसे आपकी लड़ाई है, आप अवसरवादी हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम तो उस तबके की नुमाइंदगी करते हैं जिसको कभी अवसर नहीं मिला, तो हम अवसरवादी हैं। और बिल्कुल वो कहते भी थे कि हमें सत्ता के लिए जिससे भी गठबंधन करना होगा करेंगे। हाँ, उसके बाद वो एक जवाब ये भी देते थे कि हम किसी और की शर्तों पर सरकारें नहीं चलाते, हम अपनी शर्त पर चलाते हैं। और जब हमें अपने चीजों से बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस होती है तो हम गठबंधन तोड़ भी लेते हैं। और ये माननीय कांशीराम ने भी खूब किया, जो मायावती जी का भी एक राजनीतिक रणनीति के तहत वो भी करती रही हैं, जो कबूल भाई ने भी जिसको सिलसिलेवार ढंग से बताया भी। अब रही बात इस बात की कि आज के समय में जो 24 की पूरी बिसात बिछ रही है सियासत की, उसमें यह बयान कितनी भूमिका निभाता है? मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपने समसामयिक कुछ मसलों को अगर जोड़ लें तो शायद इसके कुछ अर्थ और खुलेंगे। जैसे नीरज जी, अभी हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा के समय एक सुगबुगाहट शुरू हुई कि उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस अपनी यात्रा लेकर आ रही थी तो उसने चिट्ठियां लिखी और यूपी के कई विपक्षी दलों को। उसमें फिर एक जुबानी तीर खूब चले थे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच। जब राहुल गांधी ने, जब कांग्रेस के लिए अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी एक है, फिर इन्होंने कहा कि उनकी विचारधारा तो क्षेत्रीय है, वो पैन इंडिया नहीं है। उसके बीच भी अगर हम अंडर लाइन देखें तो वो शायद इस तरह से हो कि अभी चूंकि 24 में समय है तो सब अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं निजी तौर पर। और ये इसलिए बढ़ाना चाहते हैं ताकि चुनाव नजदीक आए तो हम इतने मजबूत हों कि ज्यादा बार्गेन कर सकें। मैं शायद उस पृष्ठभूमि में बसपा प्रमुख के इस बयान को देखता हूं। शायद ये एक रणनीति हो सकती है कि अभी हम अपने कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास भरें कि भाई हमें अकेले लड़ना है, इसलिए मजबूती से लड़ना होगा। इसका एक दूसरा पहलू भी खुलता है। एक तो ये बात हो सकती है, दूसरी ये भी हो सकती है कि क्या 24 के लिहाज से जो हम देखें, उत्तर प्रदेश के चुनाव में पिछले 2-3 चुनावों का अनुभव तो कुछ और कहता है, चाहे 17 का चुनाव हो, 19 का हो या 22 का हो। वो ये इशारा कर रहा है कि 17 में कांग्रेस से गठबंधन सपा का हुआ, कोई बहुत फायदा नहीं हुआ, उन्हें बहुत नुकसान हुआ। 19 में सपा बसपा गठबंधन हुआ, सपा को फायदा कुछ बहुत खास नहीं हुआ, बसपा को इवन फायदा हुआ भी, 0 से 10 हो गए। 22 में समाजवादी पार्टी ने कुछ छोटे छोटे गठबंधन किए, बाकी सब अलग अलग लड़े। एक थ्योरी ये चलती थी कि अगर सब अलग लड़ेंगे या बाईपोलर के बजाय ट्राइंगुलर फाइट हो या और चौतरफा लड़ाई हो तो वोट शेयर जब बढ़ते हैं तो शायद सबका फायदा हो। अगर इस लिहाज से देखें तो 24 में अगर ये होता है कि वो अलग लड़े, समाजवादी पार्टी अलग लड़े, चूंकि सपा प्रमुख भी बार बार ये कह रहे हैं कि हम भी गठबंधन नहीं करेंगे, कांग्रेस बेशक कोशिश कर रही है, कुछ ऐसा भी हो सकता है वो लोग कोशिश ये करना चाह रहे हो कि हम अलग लड़ करके हम ज्यादा अपनी मजबूती ले आए। लेकिन उसकी कोई संभावना जो एक दशक पहले की राजनीतिक चाल रही है, मुझे लगता है कि अब वो काम नहीं कर रही है। इसलिए अगर आपको वाकई भाजपा को हराना है और सत्ता में आने का कोई रास्ता देखना है तो मुझे लगता है कि गठबंधन कोई मजबूरी नहीं है, मतलब गठबंधन आपकी सियासत भी है। और मुझे उम्मीद है, मैं पूर्व के वक्ताओं से सहमत होते हुए कह रहा हूं, शायद चुनाव नजदीक आएगा तो ये बयान कुछ बदलता हुआ भी देख सकता है। लक्ष्मण जी, आपसे भी मेरा सवाल यही है, मैं थोड़ा इसको जान समझना भी चाहता हूँ कि क्या मायावती के का ये जो रवैया है कि वो बिल्कुल अकेले चलना चाहती, बोलती है कि बिल्कुल हम अकेले चलेंगे, क्या ताकत सचमुच बची है बसपा की ऐसी कि वो अकेले अपनी नैया पार ले जाए? अभी तो स्थिति यह है कि एक उनके विधायक बचे हैं और कुछ 10-11% उनका वोट बचा है। क्या ये रियलाइजेशन उनको नहीं है कि अगर अब गए तो अब फिर कुछ नहीं बचेगा?
तो क्या आपको लगता है कि जैसे हम रेटरिक की बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक दिखावा हो सकता है, ये सिर्फ उनको वो खुद को दिखाने के लिए कह सकती है या मजबूत बनने के लिए ये बातें कह रही हैं, लेकिन कहीं लगता नहीं है कि उनका जो ये स्टैंड है, ये स्टैंड उनको कहीं का नहीं छोड़ेगा? अभिषेक जी, ये बात बिल्कुल ठीक है। मेरा मानना ये है कि अगर थोड़ी सैद्धांतिक आधार पर बात कहें तो मायावती जी जिस लोकेशन पर खड़ी होकर के भारतीय राजनीति के केंद्र में आई, वो लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी। वो कांशीराम की बनाई हुई जमीन थी और आज भी मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि उसमें गुंजाइश बहुत ज्यादा है, बशर्ते कि आप उस जगह को वाकई क्लेम करें। केवल क्योंकि बीजेपी के आने के बाद उस जगह में अंदर अंदर सेधमारी बहुत ज्यादा हो गई है। और मान्यवर कांशीराम ने जिस 85% आवाम को लेकर राजनीति करने की बात कही, कांशीराम साहब चाहते ये थे कि ये जो ओबीसी, दलित, पसमानदा, ये सब मिल करके, आदिवासी मिल करके एक जाति की बजाय वर्ग में तब्दील हो जाएं और इस वंचित शोषित वर्ग को हम सियासत तक ले आए। लेकिन अब उस कांशीराम जी के तुरंत बाद क्या हुआ, वो जितने लोगों में आत्मविश्वास आया, और राजनीति का एक फर्स्ट स्टेज भी होता है कि हर जाति को ये लगा कि हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाग रही है, हमारा भी नेता होना चाहिए, तो उसने इस तरफ रुख कर लिया कि वो अपनी जाति का नेता खोजते हैं। बीजेपी ने यहीं से उसको बुना लिया। तो अब इसका नुकसान सपा को भी हुआ है और बसपा को भी हुआ है। समाजवादी पार्टी ने पिछले दिनों 22 के चुनाव की बात करें या और अभी जो थोड़ी बहुत वो कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने अपनी लड़ने से, कुछ कुछ सक्रिय रहकर, अखिलेश जी जैसे घूम घूम के कुछ लोगों से मिल भी लेते हैं, बीच बीच में थोड़ा वो कुछ कुछ आंदोलन टाइप का भी कर ले रहे हैं, उनके विधायक ज्यादा है। बसपा के पास वो मौका नहीं है। बसपा एक विधायक की पार्टी है, जो आपके सवाल में भी था अभिषेक जी। इसलिए मुझे ये बात बिल्कुल ठीक है कि मुझे लगता है कि बसपा सक्रिय भी नहीं है। और सहारनपुर मुझे लग रहा है कि वो तारीख मुझे याद नहीं है, वो आखिरी दौरा था मायावती जी का जब वो किसी राजनीतिक तौर पर सामाजिक सक्रियता निभाने के लिए जमीन पर उतर करके पहुंची थी और बहुत हुजूम उमड़ पड़ा था। उसके बाद से कभी मायावती जी उस तरह से सक्रिय नहीं दिखी। हालांकि ठीक है, कांशीराम साहब के जमाने में भी बसपा के काम करने का तरीका बड़ा अलग था। उसे मायावती जी ने भी निभाया है कि भाई हमारे लोग बहुत जिस तबके के होते हैं, अगर 4 मुकदमे लगा दें तो उनका जीना मुहाल हो जाएगा, इसलिए वो बहुत आंदोलन करना और बहुत उस तरह से नहीं जाते। लेकिन फिर भी सियासत में सक्रिय तो होना पड़ता है। अब आप अपने प्रदेश अध्यक्ष को जब से इन्होंने बनाया, वो तो सक्रिय हुए ना भाई। वैसे ही तो मायावती जी भी सक्रिय हो सकती है और चुनाव में सक्रिय होती है। 22 में तो अप्रत्याशित ढंग से बिल्कुल चुप थी। आपके सवाल में जो संकेत है, मैं उससे सहमत होते हुए ये बात देख पा रहा हूं कि गुंजाइश तो बहुत कम है। ये मजबूरी भी हो सकती है कि अब आपकी ताकत बहुत कम होती जा रही है। आपके पुराने नेता जितने भी मजबूत थे वो आपको छोड़ के जा रहे हैं। भले ही आप चूंकि राजनीति में, तो आपको ये कहना भी पड़ेगा कि भाई हमने जिसको निकाल दिया वो लोग उनको ले रहे हैं। ऐसा भी नहीं, बहुत सारे लोग निकल भी रहे हैं। तो इसलिए अब आपको अपनी पार्टी को भी मजबूत करना है, इसलिए आपको मजबूत दिखना है। हर समय जो सबसे ऊपर पायदान पर होता है उसे एकदम निडर दिखना भी होता है। लेकिन सियासत का तकाजा तो ये कह रहा है कि भाई अकेले लड़ पाना बहुत मुश्किल है इनके लिए, और मुझे नहीं लगता कि वो अकेले लड़ करके कोई लाभ होगा। इसलिए ठीक बात है कि इस बिसात पर मुझे लग रहा है अभिषेक जी की शायद वो अकेले न ही लड़े। भले ही कोई बड़ा गठबंधन न हो, लेकिन अकेले लड़ने से कुछ हासिल तो होने वाला मुझे नहीं लग रहा। 12% वोट बचा है, और जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के भीतर उनको लेकर के एक तरफा चीजें थी। अब चंद्रशेखर आजाद जो काम कर रहे हैं, चंद्रशेखर बिल्कुल वो गैप फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो मायावती जी की निष्क्रियता की चलते उभरा है, और उन्हें तो उनका समाज बहुत एक्सेप्ट कर रहा है। भले अभी वोट में नहीं बदलाव आया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो परिस्थितियां बनी है इसमें अकेले लड़ पाने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती, और अगर अकेले लड़ते हैं तो इसका नुकसान है। सवाल लक्ष्मण जी से लेता हूँ। लक्ष्मण जी, चर्चा इस बात की लगातार हो रही है कि भाई मायावती के साथ कौन सा वोट बैंक बचा है, दलितों का कौन सा समूह किस तरफ इस वक्त मौजूद है। बीजेपी ने जो नैरेटिव बनाया है वो तो
वो तो उसने ऐसा नैरेटिव सेट किया हुआ है, चाहे उत्तर प्रदेश और बिहार की सियासत देख लीजिए कि वो पिछड़ों की अलंबरदार पार्टी है। जिस पार्टी को ब्रांड किया जाता था कि ये फॉरवर्डों की पार्टी है, सवर्णों की पार्टी है, वो तो अब पिछड़ों और दलितों की पार्टी बनती जा रही है। और बिहार में तो अगर आप देखें तो उनका पूरा का पूरा नेतृत्व ही ओबीसी हो चुका है। उत्तर प्रदेश में भी उनका पूरा फोकस ओबीसी पर है। ऐसे में जो दलित इस वक्त बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, जिनको मोदी की जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिल रहा है, या फिर दलितों की का जो अलग अलग जो जातियां हैं वो अलग अलग तरीके से बीजेपी के साथ जुड़ी हुई हैं, तो आपको लगता नहीं है कि अगर कोई ये सोचे कि हम सिर्फ दलित के नाम पर और हम उन्हें अलग कर लेंगे, अपने साथ लेकर के चले आएंगे, दलित चेतना के नाम पर हम उन्हें वापस लेकर के चले आएंगे, आपको लगता है क्या कि ये लोग वापस बसपा के साथ लौट आएंगे या गठबंधन होता है उसके साथ लौट आएंगे? अगर हम फर्ज भी कर लें कि कोई गठबंधन बन जाता है, तो जो इस वक्त बीजेपी के साथ जा चुका है, जो बीएसपी को लगातार 2-3 चुनाव से वोट कर रहा है, जो इस सरकार के जिसको फायदे मिल रहे हैं, क्या वो सिर्फ गठबंधन बनते ही पलट जाएगा, वापिस आ जाएगा, ऐसा लगता है? मुझे लगता है अभिषेक जी, उत्तर प्रदेश के लिहाज से कहूं तो अगर 1 साल का वक्त है अभी, और कासिम साहब जिस पृष्ठभूमि की बात कर रहे थे और पिछली टिप्पणी में जो मैंने बात कही कि अभी भी बहुजन समाज पार्टी उस पॉलिटिकल लोकेशन पर खड़ी है जो बहुत बहुत प्यारी लाइन उन्होंने कही कि अगर मायावती जी चाह दें तो फिर कोई रोक नहीं सकता। मैं इससे सहमत हूं। अब इसी बात में जोड़ करके आपके सवाल का पहला जवाब दे रहा हूं। आज की डेट में अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का कायदे से, मतलब केवल कागजी नहीं, कायदे से गठबंधन हो जाए और दोनों कायदे से उसे निभा दें तो कोई रोक नहीं सकता। इसकी वजह क्या है? अब इसमें आपका जवाब मैं क्यों कह रहा हूं। यह चुनौती बिल्कुल ठीक है कि ओबीसी की जातियों और दलित जाति, उत्तर प्रदेश में इन दोनों जातियों में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसे बीजेपी ने आकर्षित करके अपना वोटर बनाया है। यह बात सच है। चाहे वो 2 तरह के काम आरएसएस से लेकर के बीजेपी ने किए हैं। पहली रणनीति उनकी ये थी कि ओबीसी की तमाम जातियों को यह समझाओ कि ओबीसी में सारा हक अहिर कुर्मी कोयरी ने ले लिया, आपको कुछ मिला नहीं, इसलिए आप हमारे पास आओ, हम आपको हक देंगे। सेम टैक्टिक्स अपनाई गई दलितों के साथ कि वो आपका सारा हक जाटवों ने ले लिया और आप हमारे तरफ आओ, और फिर वो लोग गए। दूसरी टैक्टिक्स पॉलिसी की थी केंद्र में सरकार और तमाम जगहों पर, और आज भी एक बहुत बड़ा तबका इन दोनों जातियों का यह है जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी चाहता है और उनको कुछ आर्थिक मदद, कुछ नीतियों का लाभ भी मिल रहा है। 500 रुपया 5 किलो अनाज, ये सबको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इन दोनों चीजों की काट मैं क्यों कह रहा हूं आज भी इन दोनों पार्टियों के पास है। बेशक वो उस रूप में ना हो जिस रूप में कांशीराम और मुलायम सिंह के मिलने पर हुई हो, वो हो सकता है वहां तक न पहुंचे, लेकिन वो जानते हैं क्यों? क्योंकि वो एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। अखिलेश यादव से मुलायम सिंह यादव का एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है कि भाई इन्होंने बड़ा संघर्ष किया है। मायावती जी से कांशीराम जी का एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है कि इन्होंने बहुत संघर्ष किया हुआ, और वो वैचारिक लाइन है। और जो कबूल साहब कह रहे थे ना, वो वही वैचारिक लाइन। उनको पता है कि हमारी कोट अनकोट खराब लफ्ज है हैसियत उत्तर प्रदेश में क्या थी, और वो एहसास हो रही है इस समय थानों से लेकर के तमाम जगहों पर, और बुलडोजर कहां चल रहा है वो सब हो रहा है। और बीजेपी बीजेपी बहुत शातिर पार्टी है। आपने अभिषेक भाई बिल्कुल ठीक कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति को बीजेपी ने एक तरह से पिछड़ों को सौंप दिया है, लेकिन राज कौन कर रहा है? मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कौन है और किन जातियों के डीएम एसपी और सब कुछ बनाए गए, और बहुत बहुत खुल करके हो रहा है, वो कोई लाग लपेट से कर नहीं रहे। इसलिए मेरा मानना है अभिषेक जी की अभी भी इस बात की गुंजाइश बची है कि ये केवल जातियों पर वोट नहीं देंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप कहेंगे कि भाई बसपा कहे कि दलित हमारी पर वापस आ जाओ, जो भी 22, 24, 25% हो, समाजवादी पार्टी कहे कि ओबीसी जितने हैं वो हमारी तरफ आ जाएं, तो इतने मात्र से वो नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो 2-3 सेंटिमेंटल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, कुछ अब आपका अपनी आइडेंटिटी से मैच करती हैं चीजें, और तीसरी तरफ
वो एक और फैक्टर काम करेगा। मुझे लगता है अभिषेक जी, वो कितना काम करेगा ये तो खैर परिणाम बताते हैं, लेकिन वो फैक्टर है कि जिन लोगों को वो होता नहीं, फूफा नाराज हो गए, मिला लिया, अंत में मिला क्या, वहां जाकर के हासिल क्या हुआ, ये सवाल अगर ये दोनों पार्टियां गठबंधन हो तो भी, गठबंधन न हो तो भी, इन पार्टियों को, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, अगर ये बात आप जनता के बीच ले जाने में कामयाब हो जाए कि आप वहां गए तो आपको हासिल क्या हुआ, तो मुझे लगता है कि वो फिर उनके वोट देने की नेचर में थोड़ा बदलाव आएगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे और जोड़ेंगे नहीं, तो फिर ठीक बात है, वो केवल सेंटिमेंट से तो वोट वापस आपकी तरफ आने वाला नहीं, क्योंकि सेंटिमेंट तो बीजेपी इतना बुनाती है। वो मोदी जी को कब ओबीसी बना देगी, कब कैबिनेट मिनिस्टर को ओबीसी बना देगी, कब राष्ट्रपति दलित और आदिवासी खेलेंगे, भाई वो तो इस खेल के महारत हासिल है, ये पिच उनकी है। इसलिए आपको केवल सेंटिमेंट से नहीं, जमीनी स्तर पर समीकरण बना करके जो काम अखिलेश यादव ने 22 में करने की कोशिश की, जो मायावती जी इसमें करने की कोशिश कर रही हैं, उन्होंने अपना प्रदेश लेकिन एक सवाल जिससे इससे जुड़ता हुआ एक छोटा सा सवाल और है कि क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं जो भागीदारी देने वाली बात है, बेशक आप कहें कि भाई बीजेपी बहुत शातिर है, भागीदारी तो उसने दी ना, उसने पहला नहीं कहें महिला राष्ट्रपति उसने बना करके दिया जो कि शेड्यूल ट्राइब से आती हैं। अगर आप मंत्रिमंडल देख लें तो मंत्रिमंडल में ओबीसी की संख्या, दलितों की संख्या पिछले किसी दूसरे अगर सरकारों से देख लिया जाए तो कम नहीं है। उनके यहाँ भी आप परसेंटेज देख लें ज्यादा है, उनके संगठनों में देख लें तो कितने दलित और ओबीसी अब उनके जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसमें आ रहे हैं। तो अब जब बीजेपी, जिसे हम लोग कहते हैं कि वो शातिर तरीके से अपने कामों को अंजाम देती है, लेकिन अल्टीमेटली वो प्रतिनिधित्व तो उतना दे ही रही है ना, वो तो दिख ही रहा होगा फिर लोगों को भी, और बाकी जो लोक कल्याणकारी जो उनके पॉलिसीज हैं, कार्यक्रम है, वो भी पहुंच रहे हैं। तो सिर्फ कह देने भर से, सिर्फ सेंटिमेंट से क्या होगा? नहीं, बिल्कुल अभिषेक जी, बहुत बहुत शानदार सवाल है, क्योंकि यही तो वो दिखा रहे हैं। बीजेपी क्यों मैं शातिर बोला, अब इसको समझा दे रहा हूं बहुत छोटे। मेरा जवाब ये है, उन्होंने इस बात का कोई मतलब हमारी असहमति नहीं है आपके इस सवाल से कि भाई बहुत सारे लोगों की केंद्र में सरकार रही, आप बना देते, और बहुत सारे मंत्री हैं वो आप बना देते। ये बात बिल्कुल ठीक है, बीजेपी ने भागीदारी दी। मान्यवर कांशीराम की जब सरकार बनी, मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी, तो भागीदारी शुरू कहां हुई थी? और जब जब उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा की सरकारें रही, बहुजन समाज पार्टी ने कहा ठेके में आरक्षण होगा, ये जो पैसा आप लेते हो जिसपे कमाई होती है, इसमें हमारे लोग नहीं है। आज दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जितने हमारे लोग हैं, अगर जितनी कम संख्या में है, ब्यूरोक्रेट हैं, हम उन्हें जला देंगे, हम नौकरियों में रिजर्वेशन देंगे। बहुजन समाज पार्टी ने बैकलॉग शॉर्टफॉल की नौकरियां निकाली। उसके बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की आई, तो एक विवाद का विषय है वो ट्रिपल लेयर रिजर्वेशन वाला और प्रमोशन में रिजर्वेशन। इन दो विवादों को छोड़ दें तो उन्होंने भी उनको किया। और वहीं बीजेपी क्या कर रही है? सिंबल्स दे रही है, और वो भी गलत नहीं है, हम उसे नकार नहीं रहे। बीजेपी ने सिंबल्स दिया है और इसको हम नकार नहीं रहे। उन्होंने तमाम मंत्री बनाए, लेकिन कबूल साहब तो जिस तरह से इतिहास लेके बैठे हैं, कुछ इतिहास और इनसे खुलवाया जाए कि 93 से लेकर के जब 2007 तक या 12 तक कई मंत्री और विधायक ऐसे बने जो बहुत नीचे तबके से आते थे, और उन्हें उत्तर प्रदेश में, चाहे वो सपा सरकार हो बसपा की, उन्होंने दिया। इन दोनों सरकारों ने उन्हें प्रतिनिधित्व भी दिया और हिस्सेदारी भी दी। सामाजिक न्याय का सवाल प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी दोनों का है। भारतीय जनता पार्टी केवल प्रतिनिधित्व दे रही है वहां जो उन्हें दिखा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों का वोट लेना है, और हिस्सेदारी के नाम पर रिजर्वेशन खत्म करना, 69,000 शिक्षक भर्ती में उनका 4.8 रिजर्वेशन देना, कैबिनेट सेक्रेटरी न देना, ब्यूरोक्रेसी में लोगों को न देना, लेटर एंट्री ले आना, प्राइवेटाइज करना। बीजेपी जो दे रही है उससे कई गुना ज्यादा छीन ले रही है। अब अगर ये बात सपा और बसपा जनता को नहीं समझा पाएंगे तो जीत बीजेपी की होगी। अगर ये बात आप ऑब्जेक्टिवली डेटा के साथ अपने लोगों को समझा पाएंगे कि आपको दिखाने का दांत हाथी का कुछ और है, अंदर कुछ और है, तभी आप उनका वोट ले पाएंगे। मुझे लगता है अभिषेक जी, इसलिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत इन लोगों को है, वरना बीजेपी तो खैर बीजेपी ही है।